पिछले 10 साल में 28 पत्रकारों की हत्या की गई क्योंकि वो सत्ता में बैठे लोगों के घोटाले का पर्दाफाश कर रहे थे। राजद्रोह, यूएपीए और मानहानि जैसे कानूनों की लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है देश में स्वतंत्र पत्रकारों को खामोश करने के लिए। सरकार डेटा प्रोटेक्शन कानून लागू करने जा रही है, जिसके तहत अगर कोई पत्रकार किसी भ्रष्ट मंत्री, अफसर या कॉन्ट्रैक्टर का नाम छापना चाहते हैं तो उनकी अनुमति लेनी होगी। अगर कंसेंट के बिना छापा तो पत्रकार पर 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगाई जाएगी। इस सब का इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म और हमारे जानने के अधिकार पर क्या असर होगा? अगर स्वतंत्र पत्रकारों पर इसी तरह से प्रहार होते रहेंगे तो क्या देश में लोकतंत्र बच सकता है? इन जरूरी मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे जानने भी दो यारों में। जानने भी दो यारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि भारद्वाज और मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर और आरटीआई कार्यकर्ता अमृता जौहरी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत सबसे निचले पायदान पर है। 180 देशों में इंडिया की रैंक 151 है। देश में स्वतंत्र पत्रकारिता पर लगातार प्रहार हो रहा है। कहीं ऐसे पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं जो सत्ता में बैठे लोगों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के हनन को उजागर करते हैं, और कहीं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स और मीडिया हाउसेस पर झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। सत्ताधारियों का एक बड़ा हथियार रहा है राजद्रोह कानून, द लॉ ऑफ सेडिशन। ये अंग्रेजों के ज़माने का कानून है और देखा जाए तो इसकी भारत जैसे लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है, पर इसका इस्तेमाल बहुत जम के स्वतंत्र पत्रकारों से निपटने के लिए किया गया है। सेडिशन के मामले जब बार बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो कोर्ट ने 2022 में राजद्रोह कानून को स्थगित कर दिया, सेडिशन लॉ को अबेंस में डाल दिया। लेकिन सरकार नहीं रुकी। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस कानून के सेक्शन 152 के तहत सेडिशन को रीपैकेज करके वापस ले आई। इस सेक्शन के तहत अब जर्नलिस्ट्स पर केसेस करने का सिलसिला शुरू हो गया है। हाल ही में द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और सीनियर जर्नलिस्ट करण थापर को असम पुलिस ने बीएनएस सेक्शन 152 के तहत समन भेजे। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अभिसार शर्मा के खिलाफ भी इसी धारा के तहत असम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जस्टिस लोकुर, आपने तो इस सब की बहुत कड़े शब्दों में निंदा की है, इसे मर्डर ऑफ फ्री प्रेस बताया है, तो हाउ डू यू व्यू दिस? पहली बात तो ये है कि ये जो सेक्शन 152 है बीएनएस का, आई थिंक इट इज़ एन एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ 124A ऑफ द आईपीसी। अब वो जो पहले सेडिशन का था 124A, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिफ़ाइन किया था बहुत साल पहले 1960s में, और 2-3 बार सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में, इसके इंटरप्रिटेशन की बात चल रही थी, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट किया था। उसका वो कैसे इस्तेमाल किया जाए वो सुप्रीम कोर्ट ने समझाया था और लिमिट किया था। और जब उस सेक्शन का चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार ने कहा कि अरे हम इसे बदलना चाह रहे हैं, तो आप कोई फ़ैसला मत दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम इसको स्थगित कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और आप अमेंडमेंट जो भी कुछ करना है आप कर दीजिए। और अमेंडमेंट क्या, पूरा आईपीसी निकाल दिया और बीएनएस लेके आ गए, और बीएनएस में 124A के बजाय 152 सेक्शन 152 डाल दिया। और वो मेरे हिसाब से अब उसका कोई इंटरप्रिटेशन हुआ नहीं है जैसे 124A का हुआ था। मेरे हिसाब से ये जो 152 जो लाया गया है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन 124A।
अब 124A में you see you could criticize the government and if the government didn't like it, action could be taken. You could criticize the country if the government didn't like your criticism of the country, तो फिर कुछ action ले सकते थे. पर ये नहीं कि अगर आपने कुछ कह दिया तो आपके खिलाफ 124A का केस फाइल कर दिया. वो पहले हो रहा था कि अगर किसी जर्नलिस्ट ने या किसी पत्रकार ने कुछ लिखा, ये सेडिशन हो गया, बिल्कुल जी. तो आपके खिलाफ हम केस फाइल करेंगे. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ऐसे नहीं हो सकता. पर ये 152 में अब मेरे हिसाब से अब ये हो सकता है. अब आप कह रहे थे सिद्धार्थ वरदराजन के बारे में, करण थापर के बारे में, उन्होंने कोई पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस किया और असम के किसी व्यक्ति ने केस फाइल कर दिया कि अरे ये तो 152 का मामला है और इनको दिल्ली से वहाँ पे गुवाहाटी में बुलाया गया. तो खैर दैट इज़ अनदर थिंग कि गुवाहाटी में फ़ाइल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट. पर अब कोई भी कुछ कहे, अब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ कहा था, अब कोई भी कुछ कहे जो सरकार को लगता है कि ये ठीक नहीं है या किसी व्यक्ति को भी ठीक लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो वो व्यक्ति एफआईआर फाइल कर सकता है. ये नहीं कि सरकार ही फाइल कर सकती है, पर कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है और कह सकता है कि ठीक है आप आइए, दिल्ली में आप रहते हैं, आप आइए, बेंगलुरु में आइए, आप त्रिपुरा में आइए, हम आपके खिलाफ एक केस फाइल कर रहे हैं. जी. तो अनटिल द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स, और मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही जल्दी कुछ एक्शन लेना चाहिए जिससे कि इसका मिसयूज़ ना हो. अमृता, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत लगातार सबसे निचले पायदान पर आ रहा है, तो उसमें क्या पैरामीटर्स हैं जिस पर मापदंड किया जाता है और कंट्रीज़ को जिसके ऊपर रैंक दी जाती है? जी, तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है जो कि हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालते हैं, जिसमें कि वो 180 देशों की रैंकिंग करते हैं कि उस देश में मीडिया कितनी स्वतंत्रता से अपना काम कर पा रहा है. और इसके 5 इंडिकेटर्स होते हैं जिसके आधार पे ये रैंकिंग करते हैं. पहला जो इंडिकेटर होता है वो है सेफ्टी, यानी कि जिसमें वो ये वैल्यूएट करते हैं कि पत्रकार जिस माहौल में काम कर रहे हैं उसमें इनकी सेफ्टी को कितना खतरा है. रिपोर्ट में लिखा है कि इंडिया में अगर देखा जाए तो हर साल 2 से 3 जर्नलिस्ट की हत्या की जाती है, खास करके ऐसे जर्नलिस्ट जो कि भ्रष्टाचार के मुद्दे उजागर कर रहे होते हैं या फिर लॉ की वायलेशंस दिखा रहे होते हैं. जनवरी 2025 में ही मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई थी छत्तीसगढ़ में. मुकेश एक पत्रकार थे जिन्होंने कि रोड निर्माण में हो रहे घोटाले को उजागर किया था और उसके बाद गवर्नमेंट ने इनफैक्ट एक इंक्वायरी भी बिठाई थी. उनकी बॉडी मिली जो रोड के कॉन्ट्रैक्टर थे उनके घर के सेप्टिक टैंक के अंदर दबाई गई. दूसरा जो इंडिकेटर है इस रिपोर्ट का, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का, उसमें ये देखते हैं कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट का क्या इम्पैक्ट है मीडिया फ्रीडम पे. तो इंडिया के बारे में लिखा गया है कि एक बहुत चिंताजनक मुद्दा है वो है मीडिया ओनरशिप का. और रिपोर्ट में लिखा है कि मीडिया ओनरशिप बहुत ही सेंट्रलाइज्ड, एक बहुत केंद्रित रूप से बन गई है और ज़्यादातर मीडिया ओनर्स जो हैं वो सत्ताधारी पार्टी और सरकार के साथ अलाइंड रहते हैं, यानी कि एक तरीके से इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को बिल्कुल भी इनकरेज नहीं किया जाता है. रिपोर्ट में जिक्र है कि किस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री 70 मीडिया आउटलेट्स चला रहे हैं. और एनडीटीवी के केस के बारे में भी लिखा है कि एनडीटीवी जिसको माना जाता था कि एक तरीके का वो एक इंडिपेंडेंट ओनरशिप के तहत चल रहा था एक टीवी न्यूज़ चैनल, उसका किस तरीके से हॉस्टाइल टेक ओवर किया अदानी ग्रुप ने. तीसरा जो इंडिकेटर है इस रिपोर्ट में वो है इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो मीडिया की स्वतंत्रता है उस पर क्या क्या आर्थिक बाधाएं हैं. इंडिया के बारे में लिखा है कि जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है मेन स्ट्रीम मीडिया का वो है सरकार द्वारा दिए जा रहे एड्स, और इसीलिए वो एक सीधा तरीका बन जाता है कि सरकार एड रेवेन्यू
दे या ना दे, उससे वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं, मीडिया को सेंसर कर सकते हैं। चौथा जो इंडिकेटर है वो है जो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि जो भी आपके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ है उसका क्या इम्पैक्ट है मीडिया स्वतंत्रता को लेकर। और पांचवा जो इंडिकेटर है इस रिपोर्ट में वो है लीगल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है उस देश में, क्या ऐसे कानून हैं जो कि मीडिया फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर क्या कानूनों का इस्तेमाल करके मीडिया के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इंडिया के बारे में इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पे कि ड्रैकोनियन कानून, चाहे वो हो सेडिशन का कानून या एंटी टेरर लॉ हो या फिर डेफेमेशन, मानहानि के मुकदमे चलाए जाते हैं जर्नलिस्ट के खिलाफ, और लंबे समय तक कई जर्नलिस्ट को जेल में भी डाला हुआ है। साथ में रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से सरकार अलग अलग कानूनों का इस्तेमाल करके मीडिया के ऊपर गैग ऑर्डर्स या सेंसरशिप चलाने की कोशिश करती है, और ख़ास करके कई नए कानून लाई है सरकार, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट या फिर ब्रॉडकास्ट बिल और डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत सरकार अपने आप को और ज़्यादा ताकत दे रही है मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। 2025 के एडिशन में 180 देशों में से इंडिया की रैंकिंग 151 पे पाई गई थी, और इंडिया को वेरी सीरियस कैटेगरी में डाला गया था मीडिया स्वतंत्रता के मुद्दों को देखते हुए। बिल्कुल, हम देख रहे हैं स्लैप्स का दौर चल रहा है, स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन, जिसका मतलब है कि बेबुनियादी तरीके से जो जर्नलिस्ट्स हैं, लोग हैं जो कि सत्ताधारी और जो पूंजीपति हैं, उनके मैल प्रैक्टिसेस के ऊपर सवाल उठाते हैं, उन्हें डराने धमकाने के लिए उनके ऊपर ये बेबुनियादी कार्रवाई करी जाती है कानूनी। हमने देखा है कि किस तरह से जो ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद ज़ुबैर, उनको जेल में डाला गया, उनको कहा गया, चार्जेस लगाए गए कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, आपने रिलीजियस एनमिटी को प्रमोट किया। उसी तरह से हम देखते हैं कि अक्सर जो मानहानि और डेफेमेशन जिसे कहा जाता है, उसका बहुत जम के इस्तेमाल होता है जर्नलिस्ट्स को डिसवेड करने के लिए, उन पे चिलिंग इम्पैक्ट डालने के लिए। हाल ही में तो एक बहुत ही कंसर्निंग ऑर्डर आया दिल्ली के एक कोर्ट से, जिसमें कि दिल्ली के कोर्ट ने अडानी की जो कंपनी है उनके हित में, उनके पक्ष में रूलिंग दी मानहानि के केस में, और इंजंक्शन ऑर्डर्स एक्स पार्टी दे दिए, गैग ऑर्डर एक तरह से दे दिया, बल्कि विशेष अधिकार दे दिए अडानी कंपनी को कि आपको अगर कोई भी वीडियो या पोस्ट ऐसा लगे कि वो डेफेमेटरी है तो आप सरकार को शिकायत कर दीजिए और 36 घंटे के अंदर अंदर उसे टेक डाउन करा दिया जाएगा। और इस आदेश के बाद तुरंत जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसने एक आदेश दे दिया, कहा कि 138 वीडियोस को यूट्यूब पे टेक डाउन किया जाए। उसमें जाने माने पत्रकार जैसे कि परंजॉय गुहा ठाकुरता, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ध्रुव राठी, आकाश बैनर्जी, रवि नायर, इन सब के वीडियोस शामिल थे। और ये वीडियोस का ये जो पूरा आदेश आया, इसके खिलाफ कुछ पत्रकार गए भी कोर्ट, उन्हें स्टे भी मिला, लेकिन जस्टिस लोकुर, ये कहाँ तक, किस हद तक ये जायज़ है? इस तरीके के अगर इंजंक्शंस, एक्स पार्टे, प्री ट्रायल आने लगे तो फिर तो लोगों के जानने के अधिकार का क्या होगा, प्रेस फ्रीडम का क्या होगा? अब पहली बात तो ये है कि नॉर्मल सिविल सूट में जब आप प्लेंट फाइल करते हैं, उसके बाद दूसरी पार्टी को जवाब वो देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए कि हम ये कहना चाहते हैं। ये मौका तो भूल ही गए। अच्छा, फिर दूसरी पार्टी ये कह सकती है कि हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने ये डॉक्यूमेंट्स लगाए, हमारे पास भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, और हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो साबित करेंगे कि जो हम कह रहे हैं वो सच है। बिल्कुल, बिकॉज ट्रूथ इज़ अ डिफेंस। तो ये भी मौका नहीं दिया, और सीधा कोर्ट ने कहा कि 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को आप आइए और हम इशू सेटल करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा कि ये प्लेंटिफ के जो लॉयर हैं वो कह रहे हैं कि हमारा एक एप्लीकेशन है, आप इसका फ़ैसला कीजिए। एक्स पार्टी फ़ैसला हो सकता है, पर वो एक्स पार्टी फ़ैसला जो होगा वो टेम्परेरी होगा,
क्योंकि उसको कंफर्म करना पड़ेगा बिल्कुल। और इसके लिए दूसरी पार्टी को नोटिस देना पड़ेगा। जज साहब ने कहा कि अच्छा ये एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन में उन्होंने ये कहा है, ये बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है और ये आर्टिकल्स हैं उनके ख़िलाफ़ और डिफेंडेंट्स ऐसे लोग हैं, ये जर्नलिस्ट हैं या जो भी कुछ है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इंजंक्शन दे सकते हैं, तो मैं इंजंक्शन दे रहा हूँ। ये नहीं कि हम टेम्परेरी इंजंक्शन दे रहे हैं, आप आके बताइए इसके ख़िलाफ़ अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। मतलब सूट ही डिसाइड हो गया एक तरीके से, ठीक है। एप्लीकेशन तो 100% डिसाइड हो गया, पर सूट भी एक तरीके से डिसाइड हो गया, क्योंकि उनसे कुछ पूछा भी नहीं गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल 4 लोगों ने उसके ख़िलाफ़ अपील फाइल की जी। और दूसरी वो अपीलेट कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल ऑर्डर इट कैन नॉट बी सस्टेन्ड। हाँ, कि इसमें नेचुरल जस्टिस का तो कुछ नाम ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन्होंने वो सेटिसाइड कर दिया। अब आप ये देखिए, अच्छा जैसे ही वो ऑर्डर आया उसके मेरे ख्याल सेम डे या अगले दिन या 2-3 दिन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने कहा कि अच्छा ये 140 के आसपास ये आर्टिकल्स हैं, इनको आप नीचे टेक डाउन डिलीट कीजिए। अब दूसरी पार्टी जिन्होंने वीडियोस लगाए थे उनसे कुछ भी नहीं पूछा गया, कोर्ट ने नहीं पूछा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा, कह दिया कि आप इसे नीचे निकालिए। तो इसमें जस्टिस कहाँ हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, किसी से कुछ पूछा नहीं गया और फिरमान जैसे हो गया, आप इसे नीचे निकालिए तो निकालना ही पड़ेगा। अब आप ये देखिए, अगर कोई इन 9 लोगों में से कोई कहता है कि अच्छा मैं अगले हफ्ते निकालूंगा, अभी नहीं निकालूंगा, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। बिल्कुल। वो कह देंगे कि अरे ये क्या कह रहे हैं कि अगले हफ्ते टेक इट डाउन इमीडिएटली, और कोर्ट ने कहा कि इमीडिएटली 36 घंटे में आप निकालिए। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब एक और केस हो गया। तो ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। एक तो ये है। द अदर थिंग इज़ कि यू सी दे शुड बी सम बेसिस, जो दूसरी पार्टी को पता होना चाहिए कि ये बेसिस है। दूसरी पार्टी कह सकती है इसमें कुछ डिफेमेशन तो है ही नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, और अगर सच बोलना गलत है तो ठीक है, आप बताइए सच बोलना गलत है। सो दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग कैन बी मिसयूज्ड। और एक और चीज़ जो कोर्ट ने कहा कि अच्छा आपने ये 140 के आसपास हमें एग्जांपल्स दिए, अगर आपको अगले 2-3 दिन या 5-6 दिन, एक हफ्ते में और कोई ऐसे चीज़ें, ऐसे आर्टिकल्स या वीडियोस के बारे में पता पड़े, तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए मिनिस्ट्री को कि इनको निकाल दें, और मिनिस्ट्री को निकालना चाहिए। मतलब सेंसरशिप पाइपलाइन खोल दी। पाइपलाइन इज एक्चुअली प्री सेंसरशिप पाइपलाइन, राइट। इन अ सेंस कि अच्छा अब आप आगे थोड़ा आगे जाइए। प्री सेंसरशिप मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो कह सकते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन है कि ये हमें डिफेम करना चाह रहे हैं, ठीक है। इवन बिफोर एंटिसिपेशन में दैट ये ऐसे करना चाह रहे हैं, तो आप इनको रोकिए। सो देयर इज़ नो एंड टू इट। तो अगर कोई जर्नलिस्ट कुछ भी कहना चाहे तो ही विल हैव टू थिंक ट्वाइस कि मैं क्या कह रहा हूँ, कहीं फंस तो नहीं जाऊँगा। जस्टिस लोकुर, बहुत सारे हमारे देश में ड्रैकोनियन लॉज भी हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है जर्नलिस्ट्स को चुप कराने के लिए।
हमने देखा है एंटी टेरर लॉज जैसे कि UAPA है या PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनका इस्तेमाल किया गया है जर्नलिस्ट्स और मीडिया हाउसेस के खिलाफ। तो न्यूज़ क्लिक जो एक न्यूज़ वेबसाइट है उसके खिलाफ ये केसेस चलाए गए और सारे जितने भी जर्नलिस्ट न्यूज़ क्लिक से एसोसिएट थे उनके घरों पर रेड हुए, न्यूज़ क्लिक के ऑफिसेस पर रेड हुए। हमने देखा कैसे उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, जो कि इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं, मीडिया के सोर्सेज होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे, उन सबको सीज कर लिया गया। जो फाउंडर एडिटर हैं प्रबीर पुरकास्ता, उन्हें तो 7 महीने से ज़्यादा जेल में भी रखा गया, न्यूज़ क्लिक के फाउंडर एडिटर को। उसी तरह से जो केरला के जर्नलिस्ट सिद्दीक कपान, जो कि जा रहे थे हाथरस जब एक दलित महिला का गैंग रेप हुआ था उस पर रिपोर्ट करने के लिए, उनके ऊपर भी UAPA PMLA के अंडर केसेस लगाए गए। उन्हें तो 2 साल से ज़्यादा जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। तो ये तो कितने कठोर कानून है। प्री ट्रायल अरेस्ट होता है इन कानून में। हम देख रहे हैं कैसे सालों साल ट्रायल्स ही शुरू नहीं होते। तो ये कहाँ तक जायज़ है इस टाइप का यूज़ ऑफ दीज ड्रैकोनियन लॉज, क्योंकि ये तो लग रहा है कि वेपनाइजेशन हो रही है क्रिमिनल लॉज की टू साइलेंस जर्नलिस्ट्स इन द कंट्री। मुझे दुख इस बात का है कि कोर्ट्स को दे डोंट हैव कंपैशन। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस वेयर द कोर्ट्स हैव शोन नो कंपैशन। ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं। आपने सिद्दीक कपन के बारे में बात की जी। उनकी मदर बहुत बीमार थी, ठीक है। उनको कोर्ट ने कहा कि आप उनको मिल नहीं सकते, वीडियो पे मिल सकते हैं पर पर्सनली नहीं मिल सकते। मेरे ख्याल एक बार जाने दिया, पर उसके बाद उन्होंने कहा आप उनको मिल नहीं सकते। क्यों? वेयर इज़ द कंपैशन इन दिस? ठीक है। वरावर राव आजकल अखबार में आ रहा है, उनको कोर्ट ने कहा कि आप एक पुलिस स्टेशन है बॉम्बे में, मुंबई में, उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर आप नहीं जा सकते। अब वो कह रहे हैं कि मैं 75-76 साल का हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे यहाँ पे रहना है और मेरा खर्च आ रहा है करीब 70-75 हज़ार हर महीने, मेरी पेंशन 50 हज़ार है, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स आंध्रा में हैं, मुझे आंध्रा में जाने दीजिए। कोर्ट कह रहा है नहीं, आप यहाँ पे रहिए। क्यों? दैट इज़ अ लैक ऑफ कंपैशन। ठीक है। लोग बीमार पड़ जाते हैं, ये नहीं कि कोई बीमार नहीं पड़ता, लोग बीमार पड़ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो यू हैव टू लुक एट इट इन अ कंपैशनेट मैनर। और दूसरी तरफ आप देखिए, कई लोग हैं उनको तो पैरोल पे फटाफट पैरोल दे देते हैं जी। बाबा राम रहीम और इतने सारे केसेस हाँ, हैं जो हम उनको पैरोल दे दिया कि अच्छा ठीक है आप जाइए। क्यों? और वो कन्विक्टेड हैं। बिल्कुल स्टैन स्वामी कन्विक्टेड नहीं था, जी। सिद्दीक कपन कन्विक्टेड नहीं है, वरावर राव कन्विक्टेड नहीं है, जी। ट्रायल चल रही है। आजकल दिल्ली में चर्चा हो रही है उमर खालिद के बारे में, 5 साल से वो जेल में पड़े हुए हैं। बिल्कुल। उनको नहीं देना चाहते बेल। UAPA कानून का इस्तेमाल करके हाँ, इतने सारे जो हाँ, लोग हैं हाँ, उनको डाल रखा है दिल्ली राइट्स के केस में जी। हाँ, PMLA में भी वही हो रहा है। अब PMLA में, अब जैसे आपने प्रवीर के बारे में कहा, रेड हो गई, उनको कहा कि आप जहाँ पे भी हैं ऑफिस में, इसके बाहर नहीं जा सकते जब तक हम सब कुछ देख ना लें। और उनके लैपटॉप, फ़ोन, स्टाफ का फ़ोन, जितने भी लोग थे उनके साथ, उनके फ़ोन, उनके लैपटॉप सब उठा के ले गए। अब आप ये सोचिए कि अगर कोई भी आदमी, जर्नलिस्ट हो या कोई और भी हो, कॉरपोरेट या कोई भी हो, उनको लैपटॉप्स दिए जाते हैं जिससे कि वो उस पर काम करें। और आजकल ये टेक्नोलॉजी का इतना पुश है, सब लोग लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। आप उनको कहें कि हम आपका लैपटॉप ले जा रहे हैं,
इसका मतलब क्या हुआ कि हम आपको काम नहीं करने देंगे, बिल्कुल। ठीक है। और उसके बजाय जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसके अलावा हम और ढूंढ सकते हैं, आपका लैपटॉप पूरा ढूंढ लेंगे, कुछ और मिल जाएगा हमें, और वो जो कुछ और मिल जाएगा उसके बेसिस पे हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करेंगे, ठीक है। तो एक तो चार्ज हो गया, चार्जशीट हो गई, अब हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करेंगे। अच्छा, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने के बाद बाकी लोगों के लैपटॉप्स भी देख लिए, फ़ोन भी देख लिए, और कुछ और मिला, और जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी सोचती है कि कुछ और मिला है, सेकंड सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करेंगे, और फिर कोर्ट को कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। देखिए, अब हमें पता पड़ा कि इन्होंने ये भी किया था, 2 महीने के बाद हमें पता पड़ा कि इन्होंने ये वो भी किया था, तो हम इन्वेस्टिगेट करते जाएंगे, 5 साल तक करते जाएंगे, आप जेल में बैठे रहिए। बिल्कुल। तो और जर्नलिस्ट्स के लिए तो जस्टिस लोकुर सोर्सेज उनके बहुत इम्पॉर्टेंट हाँ। होते हैं, क्योंकि बहुत लोग अनोनिमसली इंफॉर्मेशन देते हैं, विसल ब्लोअर्स होते हैं, तो उन सब के नाम फिर सामने आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर ही सब कुछ स्टोर्ड होता है। और जैसे आपने कहा कि सालों साल फिर ये चलता रहता है प्रोसेस, तो जिसे कहते हैं प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट, वो हम देख रहे हैं इन कानूनों में। और ये इतने कठोर कानून है, जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब सालों तक वो सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट है वो ही आती रहेंगी, और लोग जो जेलों में पड़े हैं वो पड़े रहेंगे। तो ये देखकर जो जर्नलिस्ट्स हैं उनके ऊपर जो इम्पैक्ट है, जो चिलिंग इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, वो बहुत ही रियल प्रॉब्लम है आज देश में। एंड ये सरकार इस्तेमाल कर रही है इसका पूरी तरह से, कि जो सच है वो उजागर ना कर पाए कोई आसानी से। जी। और जो ये इंटरनेट शटडाउन्स हैं ये कई बार तो बहुत लंबे लंबे समय तक चलते हैं, जैसे कि मणिपुर में हमने देखा कि 200 दिन तक चले, कश्मीर में तो करीबन 2 साल तक इंटरनेट बंद रहा था। और स्पेशली आज की स्थिति में जहाँ पे कि लोग न्यूज़ को एक्सेस कर रहे हैं अपने फ़ोन के डिवाइसेस से, कि वो न्यूज़ पोर्टल पे जा रहे हैं या यूट्यूब या सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू पूरा न्यूज़ को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये तो सीधा एक तरीका बन जाता है कि जो न्यूज़ मीडिया है उसको बंद करने का, उसकी डिसेमिनेशन को बंद करने का। इंटरनेट शटडाउन्स के को लेके एक बहुत अहम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2020 में अनुराधा भसीन के केस में, जिसमें कि कोर्ट ने बोला था कि एक तो इंटरनेट एक्सेस इज़ अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि लोगों का मौलिक अधिकार है, और इसलिए कोई भी शटडाउन्स हो तो वो रीजनेबल होने चाहिए, और ख़ास करके जो ये शटडाउन के ऑर्डर्स हैं ये पब्लिक डोमेन में सरकार को डालने चाहिए, जिससे कि लोग इसको चैलेंज कर पाएँ। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस आदेश के बावजूद बहुत बड़े पैमाने पे इसका कंप्लायंस नहीं हो रहा है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने आरटीआई एप्लीकेशंस डाल के जानकारी निकाली और ये पाया कि इस आदेश के अगले 3 साल में 127 इंटरनेट शटडाउन्स हुए, जिनके मेन रीजंस थे कि या तो प्रोटेस्ट कहीं पे हो रहा था या फिर एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो स्कूल और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में चीटिंग रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया, या फिर बोला गया कि कोई कम्युनल इंसिडेंट की पॉसिबिलिटी है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर। 18 राज्यों जहाँ पे कि इंटरनेट शटडाउन हुए, और ये अलग अलग राज्य सरकारें हैं, उसमें अलग अलग पार्टियां भी चला रही हैं। जो 18 राज्यों जिन्होंने इंटरनेट शटडाउन्स करे, उनमें से 11 ने अपने शटडाउन ऑर्डर्स वेबसाइट पे या पब्लिक डोमेन में नहीं डाले, और उनमें से कई ने तो आरटीआई एक्ट के तहत भी अपने शटडाउन ऑर्डर देने से मना कर दिया, ये बोल के कि ये इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी का मामला है, आपको ये जानकारी नहीं दे सकते। तो क्या ये ज़रूरी है कि ये इंटरनेट शटडाउन जो एक विद अ सिंगल स्ट्रोक आप सारी न्यूज़ मीडिया बंद कर देते हैं, इसके ऊपर किसी तरीके का इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग या तो जुडिशियल ओवरसाइट हो, जिससे कि ये भी एक तरीका ना बन जाए सरकार के लिए कि वो लोगों के राइट टू नो और न्यूज़ मीडिया के पूरे फ्रीडम को इम्पैक्ट करें? इंटरनेट शटडाउन का मतलब ये हुआ कि मैं इंटरनेट पे जाना चाहता हूँ, मैं नहीं जा सकता, ठीक है। अब दैट इज़ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आप 20-30 साल पहले जाइए, 1980, 1990, इफ़ आई वॉन्ट टू से समथिंग राइट, देन देयर वाज नो टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम। आई गो ऑन अ प्रोटेस्ट और सरकार कहती है कि हम सेक्शन 144 लगाते हैं, जिससे कि मैं चुप रहूं और बाकी लोगों को भी
इसके बारे में कुछ बताना पड़े। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं। अब सेक्शन 144 सीआरपीसी, अब पता नहीं अब नए इसमें क्या है उसका, बहुत बहस चली थी कि आप अगर आपको लगे कि सेक्शन कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, नहीं होने वाला भी है, अगर आप कहेंगे कि नहीं मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होने वाला है, तो आप सेक्शन 144 लगा लें, जिससे कि अगर 5 लोग 6 लोग वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करना चाहें वो नहीं कर सकते। ठीक है। अब वो उस टाइप का सिचुएशन अब ये इंटरनेट शटडाउन्स के बारे में आ रही है कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अच्छा चीटिंग होगी, और क्या सबूत है आपके पास कि चीटिंग होगी, पर आपने कह दिया कि नहीं हम शटडाउन करना चाह रहे हैं, कर दे। अब कोई मणिपुर में या कहीं और कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है, वो आप कहें कि नहीं 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 हम इसको शट डाउन करेंगे क्योंकि आप लोग पता नहीं क्या करेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट तो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो पर आप वहाँ पे डंडे लेके आएंगे, बंदूक लेके आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसलिए हमने वो रोक दिया है। तो ये चीज़ें, देयर हैज़ टू बी इन माय व्यू 2 things. One is the person should be able to go to the court immediately. ठीक है, और कोर्ट उसे फटाफट फैसला दे दे। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था एक्स पार्टी इंजंक्शन, तो कोर्ट कहेगी कि हम आप एक्स पार्टी इंजंक्शन दे रहे हैं, आप ये इंटरनेट शटडाउन मत कीजिए। हम एक्स पार्टी ये इंजंक्शन दे रहे हैं कि आप सेक्शन 144 मत लगाइए। ठीक है, ये तो होता नहीं है। तो एक तो ये है, पर ठीक है अगर एक्स पार्टी इंजंक्शन ना भी दे, कोर्ट कहे कि ठीक है आप मुझे कल परसों बता दीजिए क्या प्रॉब्लम क्या है, और मैं आपको कल परसों फैसला दे देता हूँ इमीडिएटली। पर ये चीज़ें महीने लगती हैं। सो देयर इज़ नो रेमेडी, देयर इज़ नो जुडिशल रेमेडी। और फिर आपने कहा कि हमने शटडाउन कर दिया, अब आप कह रहे हैं कि 11 राज्यों ने कहा कि वो रीज़न भी नहीं पब्लिक कुछ पब्लिक नहीं करेंगे, तो आप कोर्ट जाइए और 15 दिन के लिए शटडाउन ऑर्डर आ गया। ठीक है, एग्ज़ाम्स हो गए 15 दिनों में, तब आपको बता दिया कि हमने इसलिए किया था, उसका क्या फ़ायदा हुआ। बिल्कुल, और पूरा इन्फ्रक्चुअस हो जाता है, सब पूरा इन्फ्रक्चुअस हो जाता है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है, द स्टेट मस्ट बी अकाउंटेबल। उन्होंने हम किसी ने कह दिया कि नहीं मुझे लगता है कि ऐसे हो रहा है या ऐसे होने वाला है, इसलिए मैंने 144 लगा दिया, इसलिए मैंने शट डाउन कर दिया। तो आपके पास कुछ मटेरियल है या नहीं है, या आपने अपने दफ्तर में बैठे बैठे कह दिया कि नहीं ये होने वाला है। क्या मटेरियल है आपके पास कि ये होने वाला है? क्या मटेरियल है कि जो सब बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो चीटिंग करेंगे? ऐसे कभी पहले हुआ है क्या? तो और फिर इसलिए जो आपने शटडाउन ऑर्डर किया था या 144 का ऑर्डर किया था, ये गलत है। और इस गलती के लिए आपको यू शुड बी मेड अकाउंटेबल। ठीक है, अब कोई आदमी कोई गलत काम करता है तो आप उसे जेल में डाल देते हैं, पर अगर सरकारी ऑफिसर कोई गलत काम करता है आप कहते हैं कि ठीक है यार कुछ नहीं। बिल्कुल, और इस तरीके से आर्बिट्ररी तरीके से जब एक्शन लिए जाते हैं, एटलीस्ट उनमें तो कुछ ना कुछ हाँ, एक्शन कुछ ना कुछ होना चाहिए। या तो आप फाइनेंशियल कीजिए, फाइनेंशियल पेनल्टीज़ कीजिए कि ठीक है आप 1 लाख रुपए दीजिए, 5 लाख रुपए दीजिए, जो भी 250 करोड़ या 500 करोड़ दीजिए। ठीक है, आपने ये गलत काम किया इसलिए आप पैसे दीजिए, या उनको सस्पेंड करें और पूरे देश को बता दें या जहाँ पे टेक डाउन हुआ है कि हमने इस आदमी को इसलिए सस्पेंड किया था, क्योंकि वो मैसेज जाए। तो जो चिलिंग इफ़ेक्ट लोगों पे हो रहा है, उस टाइप का चिलिंग इफ़ेक्ट सरकारी हाँ उनके ऊपर भी होना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल। और अंजलि, एक और तरीका है प्रेस फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने का जो सामने आ रहा है, वो है कि गवर्नमेंट बहुत बार मीडिया की वेबसाइट्स या सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक या फिर टेक डाउन करने के आदेश दे देती है। कुछ महीने पहले हमने देखा कि हज़ारों ट्विटर हैंडल्स, जिसको कि अब एक्स बोला जा रहा है, उस पर बहुत सारे हैंडल्स को ब्लॉक किया गया और उसमें कई प्रोमिनेंट मीडिया के भी हैंडल्स थे, जैसे कि उसमें BBC उर्दू का हैंडल था, रॉयटर्स का हैंडल था। उसी समय द वायर की वेबसाइट को भी टेक डाउन किया गया। हमने देखा कि 2021 में जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस टाइम पे भी बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, खास करके मीडिया के हैंडल्स को भी ब्लॉक करने के आदेश दिए थे। द कैरावान मैगजीन का भी हैंडल ब्लॉक कर दिया गया था और एक पत्रकार ने RTI एप्लीकेशन डाली और उन्होंने बोला कि जो भी ब्लॉकिंग ऑर्डर है उसकी आप मुझे कॉपी दीजिए, जिससे कि समझ तो आए कि किस आधार पर ये ब्लॉक किया जा रहा है। खास करके ये जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये मीडिया के समाचार के डिसेमिनेशन के बहुत मेन ज़रिया है। RTI एक्ट में जवाब आया कि सारे जो ये ब्लॉकिंग ऑर्डर्स हैं, ये सेक्शन 69 ऑफ द IT एक्ट के तहत दिए जा रहे हैं, जो कि पर्टेन करता है विद नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, और आपको सेक्शन 81A ऑफ द RTI एक्ट के तहत ये जानकारी नहीं दी जाएगी। यही जवाब मिला जो अभी रिसेंटली भी ब्लॉक हुए थे, उन सब हैंडल्स के ऊपर भी जब RTI एप्लीकेशन में जानकारी मांगी गई। तो मतलब ये तो एक तरीके से 2 बार आप लोगों के जानने के अधिकार का हनन कर रहे हैं। पहली बात तो कि आपने न्यूज़ मीडिया की वेबसाइट्स या फिर ट्विटर हैंडल्स और सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक कर दिए, उससे लोग एक्सेस नहीं कर सकते जानकारी और न्यूज़। और दूसरी ओर जब RTI में पूछा जा रहा है कि कारण तो बता दीजिए, तो वो भी आप देने से मना कर रहे हैं। जो हो रहा है फ्री प्रेस पर, वो है डेटा प्रोटेक्शन कानून, जिसे सरकार लागू करने जा रही है, जिसके तहत सूचना के अधिकार को ही संशोधित कर दिया गया है। साथ ही में जो डेटा प्रोटेक्शन कानून है, उसमें लिखा है कि अगर कोई भी जर्नलिस्ट किसी की भी व्यक्तिगत सूचना मतलब नाम, फोटो, पता, इसे इकट्ठा करते हैं या छापते हैं, तो उससे पहले अनुमति लेनी होगी उन लोगों की। और अगर अनुमति नहीं ली, बिना अनुमति के उन्होंने इकट्ठा कर लिए सूचना व्यक्तिगत या छाप दी, तो उनके खिलाफ शिकायत जाएगी, जो कि बोर्ड है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, विच इज़ फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को अधिकार दिया गया है इस कानून के तहत कि 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जर्नलिस्ट पे लगा सकते हैं। तो मतलब सीधी सी बात है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ, या फिर कहीं पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, कोई जर्नलिस्ट हैं, उनके पास फोटोग्राफ्स आ जाती हैं, उनके पास नाम आ जाते हैं भ्रष्ट लोगों के, अपराधियों के, तो वो उसे इकट्ठा करने या छापने से पहले उन्हें उन भ्रष्ट लोगों से, अपराधियों से अनुमति लेनी होगी। अब अनुमति क्यों देगा कोई भ्रष्ट इंसान या अपराधी? और अगर छाप दिया तो 500 करोड़ रुपए तक की फाइन। तो मतलब ये तो, और वो फाइन लगाने वाले केंद्र सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड बॉडी। तो लोग अब यही समझ रहे हैं कि ये तो प्रोपेगेंडा चलाने के लिए और असली जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म ना करने देने का एक हथियार सरकार ने अपने हाथ में कर लिया है। जस्टिस लोकुर, अब मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ जी। एक तो रोज़ टीवी पे आ रहा है कि बेंगलुरु में हर एक रोड पे खड्डे हैं जी, और दो लोग, जहाँ तक मुझे याद है, 2 लोग मर भी गए जी। ठीक है, वो मोटरसाइकिल या स्कूटर पे थे, खड्डे में गिर गए और मर गए। अब ये रोड्स किसने बनाए, कब बनाए, इसके बारे में अगर आप नाम छापते हैं कि ये जो रोड्स हैं इन लोगों ने बनाया है और इन्होंने पैसे ले लिए हैं, भ्रष्टाचार है, तो आपके खिलाफ ये बोर्ड कहेगी कि आप 500 करोड़ दीजिए। ये नहीं कि जिसने रोड बनाया है वो रोड ठीक करे, आप 500 करोड़ दीजिए क्योंकि आपने बताया कि इस आदमी ने किया है। दिल्ली में वही हो रहा है, दिल्ली में भी कितने रोड्स पे खड्डे हैं जी, ठीक है। तो अगर आप, और तीसरा तो वो मध्य प्रदेश में वो जो फ्लाईओवर बना है 90 डिग्री, किसने बनाया है, कैसे बनाया है, क्यों बनाया, दिल्ली में जो खड्डे हैं क्यों हो रहे हैं, बेंगलुरु में जो है, अगर आप उसके बारे में कोई जर्नलिस्ट लिखे
और कहे कि भाई मैंने चेक किया है कि इस रोड पे इस आदमी ने ये रोड बनाया था 2 साल पहले या 3 साल पहले, और ये रोड 3 किलोमीटर है, उसे 3 करोड़ रुपए मिले। तो उसमें आप देखिए 50 भ्रष्टाचार हो रहा है। 50 खड्डे हैं, मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है। तो वो जर्नलिस्ट को 500 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर ऐसे कानून आते गए या इस तरीके से इस्तेमाल किया गया, तो जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसके खिलाफ तो कुछ नहीं होगा। सरकार कहेगी कि हमने केस फाइल किया, मतलब 10 साल के बाद फैसला होगा, और तब तक तो रोड ये वैसे ही का वैसे होगा, कोर्ट केस प्रॉपर्टी बन जाएगी, तो मतलब उसको आप रिपेयर भी नहीं कर सकते। ऐसे कैसे चल सकता है? बिल्कुल। और इसमें प्रावधान ये भी है जस्टिस लोकुर कि सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि किसके ऊपर ये कानून लागू होगा। हाँ। मतलब अगर कोई ऐसे मीडिया आउटलेट हैं जो सरकार के पक्ष में बात करते हैं, उनको तो इस कानून से छोड़ दिया जाएगा, उनके ऊपर तो कोई पेनल्टी लगने का डर नहीं है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, हु आर शोइंग ट्रूथ टू पावर, उनके सर पे ये तलवार लटक रही होगी कि भाई आप अगर कुछ भी करेंगे तो आप पर हम इतने बड़े पेनल्टी लगा देंगे। और ये देखिए कि अब तो हम ये भी बात नहीं कर रहे कि कोई बड़ा क्रिमिनल केस होगा, एफआईआर होगा। एक मामूली सी कंप्लेंट कोई कहीं पर भी बैठकर डेटा प्रोटेक्शन कानून में कह दें कि देखिए इन्होंने डेटा प्रोटेक्शन का कानून का हनन कर दिया, अब इनके ऊपर आप पेनल्टी लगाइए, तो उनके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। मतलब ये तो सरल बनाया जा रहा है जर्नलिस्ट्स को हाउंड करना। या बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कानून है डेटा प्रोटेक्शन, वो जर्नलिस्ट को उस मंत्री या उस अफसर के पास जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि मेरे पास ये एविडेंस है, आपने भ्रष्टाचार किया है और मैं इसे छापना चाहता हूँ, आपकी अनुमति है या नहीं है? तो वो कहेगा कि हाँ अनुमति है, आप छापिए। ऐसे कभी हो ही सकता है क्या? टोटली एब्सर्ड। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस लोकुर। थैंक यू अमृता। आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई भी पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड सुझाव है या सवाल है, आप हमें लिख भेजिए। हमारा पता है जानने भी दो यारों @gmail.com। शुक्रिया, नमस्कार।